नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए शब्द विचार टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे शब्द विचार, और शब्द विचार में मैंने आपको पहली क्लास में शब्दों का वर्गीकरण बताया था। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण प्रमुखतया 4 आधारों पर किया जाता है। और 4 आधार कौन कौन से थे? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, और उसके बाद अर्थ के आधार पर, और उसके बाद रूप परिवर्तन के आधार पर। इस प्रकार से 4 भागों में अपनों ने शब्दों को बांटा था। सबसे पहला कौन सा था? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इस आधार पर शब्दों को कुल 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। शायद अपनों ने कल कंप्लीट कर लिए अपने। ये शब्द है वो पूरे हो चुके। दूसरा कौन सा था? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। देखिए, रचना व बनावट के आधार पर शब्द किस किस प्रकार के कितने हो सकते हैं। देखिए, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? यदि पहला देखें तो देखिए, ये शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ का शाब्दिक अर्थ अपन पुरातनता से लेते हैं, परंपरा से लेते हैं, पारंपरिक रूप से लेते हैं। तो इस वर्ग में वे शब्द शामिल किए जाएंगे जो हमेशा मूल रूप में रहते हैं। मूल रूप में रहते हैं अर्थात वो मूल सार्थक शब्द होते हैं। वो किसी भी शब्द का मेल नहीं होते, अर्थात सिर्फ और सिर्फ वर्णों का मेल होता है, उसमें किसी भी शब्द का मेल नहीं होता। और मेल नहीं होता, सिर्फ वर्णों का मेल है, तो इसलिए यदि अपन टुकड़े कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं होगा, अर्थात वो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि वर्ण अलग अलग हो जाएंगे, शब्द बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, और शब्द नहीं बचेगा क्योंकि शब्द की परिभाषा ये होती है कि सार्थक वर्णों का मेल ही शब्द कहलाता है। अभी तक आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, अब आएगी। एक शब्द आपके सामने है रोटी। रोटी शब्द है, ठीक है। अब ये अपन देखते हैं कि ये किसी शब्द का मेल है या मूल है। तो देखिए, रो और टी को अलग कर दो। अब टी कोई शब्द नहीं होता हिंदी में। अब इंग्लिश वाला चाय मत लेकर आना। टी हिंदी का कोई शब्द नहीं है, और रो भी अलग से कोई शब्द नहीं है। तो यदि इन वर्णों को अलग अलग किया तो ये क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे, अर्थात इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ये संयुक्त रूप में रहेंगे तभी सार्थक होंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से यदि अन्य शब्द देखें तो देखिए, एक अपनों ने देख लिया मकान, कपड़ा, ये मूल शब्द होते हैं। उसी प्रकार से दूध, भैंस, जिनमें शब्दों का मेल नहीं होता, जो मूल शब्द होते हैं, जो प्राचीन काल से प्रचलन में है, उनको ही क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। गाय, उसी प्रकार से भेड़, उसी प्रकार से ये रोटी अपनों ने देख ही लिया। पानी, इसी प्रकार से कमल। ये जो शब्द है ये मूल शब्द है, ये किसी से मिलकर नहीं बने हुए। और तो इसलिए यदि अपन यहां पर भी देखें, पा और नी को अलग अलग कर दोगे तो ये कोई सार्थक नहीं बचेगा, यहां तक कि इनको अलग किया भी नहीं जा सकता। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया
कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला अपनों ने देखा रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? यौगिक शब्द होता है, यौगिक। और तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़, ठीक है। अब रूढ़ क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये सदैव अपने मूल रूप में रहते हैं। यौगिक शब्द जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द, योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ की परिभाषा की यदि बात करें तो देखिए, कम शब्दों का मेल तो होगा ही होगा, इसमें भी शब्दों का मेल, क्योंकि योग शब्द आ गया तो शब्दों का मेल तो है ही, परंतु शब्दों का मेल होने के बाद भी वो विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? योग रूढ़ कहा जाता है। योग होने के बाद विशेष अर्थ देने लगे, विशिष्ट अर्थ देने लगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। अब देखिए, मूल शब्द अपनों ने देख लिए, यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों में यदि अपन देखें तो एक शब्द है पाठशाला, ठीक है। पाठ यानी पढ़ना, शाला यानी घर। तो पढ़ने का जो घर है उसे हम क्या कहते हैं? पाठशाला कहते हैं। ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब पाठ को अलग कर दो तो पाठ भी एक सार्थक है, शाला को अलग कर दो तो शाला भी एक सार्थक शब्द है। अर्थात 2 सार्थक शब्दों के मेल से, इसमें 2 से अधिक भी बन सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। उसी प्रकार से एक शब्द और देखें तो पुस्तकालय शब्द देख लेते हैं। पुस्तकालय, तो यहां पर भी पुस्तक और आलय दोनों को अलग अलग कर दोगे तो दोनों सार्थक शब्द रहेंगे। तो यहां पर भी 2 सार्थक शब्दों के मेल से एक यौगिक शब्द बना लिया है। यहां पर समझने वाली एक बात यह भी है, यदि आप इन दोनों को अलग कर दोगे तो ये दोनों अपना अपना सार्थक अर्थ देंगे, और इनको साथ कर लोगे तो भी ये सार्थक रहेंगे, ठीक है। तो सार्थक अर्थ या सार्थक रूप में ये हमेशा ही विद्यमान रहेंगे। इन्हें क्या कहा जाएगा? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द को अपन किस किस प्रकार से किस किस रूप में बना सकते हैं? तो देखिए, अपन संधि से यौगिक शब्द बना सकते हैं, अपन समास से यौगिक शब्द बना सकते हैं, अपन उपसर्ग से, अपन प्रत्यय से भी कोई न कोई नया शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यौगिक शब्द बना लिए जाते हैं। अब यौगिक शब्द ही रूढ़ कैसे हो जाते हैं? देखिए, एक यौगिक शब्द अपने सामने है पीतांबर। पीतांबर, देखिए यहां पर पीत और अंबर 2 शब्दों का मेल है, पीतांबर, ठीक है। पीत और अंबर 2 शब्दों का मेल है। अब पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। देखिए, अंबर एक अनेकार्थक शब्द है जिसमें अंबर का आकाश होता है तो अंबर का वस्त्र भी होता है। तो पीत का शाब्दिक अर्थ तो हो गया पीला, अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र, अर्थात पीला वस्त्र। तो पीला वस्त्र जो धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? पीतांबर कहते हैं। परंतु पीले वस्त्र यदि मैं पहन लूं या आप पहन लो तो आपको कोई भी पीतांबर नहीं कहेगा। अर्थात यहां तक इस शब्द में यौगिक शब्द है, परंतु ये पीतांबर भगवान विष्णु के अर्थ में जाता है। कोई भी मुझे या आपको पीतांबर नहीं कहेगा, इसलिए ये विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों को समझेंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द देख रहे हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द हो सकते हैं, रूढ़ मूल शब्द होते हैं जिनमें अपनों ने रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि अनेक उदाहरण देखे। यौगिक शब्दों के यदि अपन उदाहरण देखें तो देखिए, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल हो सकता है।
जैसे एक शब्द अपन देखें, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि संधि से बन सकते हैं, समास से बन सकते हैं, उपसर्ग से बन सकते हैं, प्रत्यय से। तो देखिए ये एक शब्द है सामाजिक, जो किस से बना है, समाज और इक से बना है। अब समाज अपना सार्थक अर्थ देगा, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय इक जहां पर जुड़ जाता है तो वो अर्थ देता है से संबंधित का। तो अब समाज तो सिर्फ समाज है, संज्ञा है, परंतु इक जुड़ते ही क्या अर्थ हो जाएगा कि समाज से संबंधित जो भी बात होगी उसे सामाजिक कहा जाएगा। उसी प्रकार से यदि ऐतिहासिक देख लो, राजनीतिक देख लो, तो ये सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे, यौगिक शब्द में जाएंगे। उसी प्रकार से यदि अन्य शब्द देखें तो स्नान घर, देखिए स्नान एक अलग शब्द है, घर एक अलग शब्द है। अपनों ने दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर क्या बना लिया, यौगिक शब्द बना लिया। उसी प्रकार से यदि रसोई घर शब्द है, रसोई घर, तो देखिए रसोई अलग सार्थक शब्द है, घर अलग है, और इन दोनों को अलग कर दोगे तो भी ये अपना सार्थक अर्थ देंगे, तो ये शब्द भी क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द ही कहलाएगा। उस प्रकार से पुस्तकालय, विद्यालय शब्द है, तो विद्या और आल्य दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब कहीं पर कुछ बच्चे हैं वो इन शब्दों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इन वर्णों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, देखिए एक अपने साथ पास होता है इस प्रकार का, एक अपने पास होता है इस प्रकार का, एक अपने पास होता है इस प्रकार का, और एक अपने पास होता है इस प्रकार का। अब देखिए सामान्यतः ये और ये तो ध के ही दोनों रूप है, ये अमानक रूप है और ये मानक रूप है। अर्थात यदि आप ध लिख रहे हो तो यही एक रूप ऐसा है जो शुद्ध माना जाएगा, बाकी आप किसी भी प्रकार से लिख दो, ध अमानक ही माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। ये घ होता ही है, ठीक है, कंठे वाला क ख ग घ। और उसके बाद इसकी यदि बात करें तो देखिए इसमें यहां तक तो होता है द, और यहां से होता है य, यानी ये द और ये का मेल होता है। कहीं कहीं आपने विद्यालय इस प्रकार से भी लिखा हुआ देखा होगा, विद्यालय, विद्यालय। और ये आपको मैंने बताया था कि पैर में लगने वाला पूरा होता है, जिसके पैर में लगता है उसको आधा बना देता है, फिर आधा पहले लिखना है और पूरा बाद में लिखना है। तो द अपनों ने आधा है तो पूरा पहले लिख दिया, और या पूरा है तो बाद में लिख दिया, और आल्य। तो इस प्रकार से विद्या और आल्य, विद्या और आल्य ये संधि के तहत बना हुआ शब्द है। विद्या जोड़ आल्य का क्या बन जाता है, विद्यालय बन जाता है, दीर्घ संधि के तहत। तो विद्यालय शब्द भी दो शब्दों का मेल है, और दोनों के दोनों सार्थक शब्द होने के कारण, और ये भी किस में चला जाएगा, यौगिक शब्दों में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यौगिक शब्द भी हो सकते हैं जो हमारे शब्दकोश में विद्यमान है। उसके बाद अपन तीसरे रूप की बात करते हैं, तीसरे रूप की बात करते हैं। तीसरा कौन सा हो जाता है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग होने के बाद वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएंगे, वो ही क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाएंगे। जैसे मान लो एक शब्द है ती, रंग और आ, तीनों का मेल है। ती शब्द है, रंग है और आ है, इन तीनों के मेल से अपनों ने शब्द क्या बनाया, तिरंगा। तो पहली बात तो तीन शब्दों का मेल है तो इसलिए ये यौगिक हुआ। अब ये रूढ़ कैसे हुआ, देखिए तिरंगा शब्द है। सामान्यतः अपन जो भी कपड़े पहनते हैं अपने घर में, अनेक, मान लो आप घर से निकले, आपने कोई भी ड्रेस पहनी है, उसमें तीन रंग है, आप कह दो कि मैंने तिरंगा पहन रखा है, कोई भी आपको देखकर कह देगा तिरंगा पहन रखा है, नहीं। सामान्यतः तिरंगे का अर्थ तो तीन रंग ही होते हैं, परंतु फिर भी कोई भी सामान्य तीन रंग को तिरंगा नहीं बोलता। क्यों, क्योंकि ये विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो चुका है, और विशिष्ट अर्थ कौन सा, राष्ट्र ध्वज के रूप में रूढ़ हो चुका है। तो इसलिए तिरंगा कैसा शब्द माना जाएगा, यौगिक होने के बाद भी योग रूढ़ माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लो एक शब्द है, मान लो एक शब्द है लंबोदर, लंबोदर,
ठीक है। इस ये कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? लंबा, उदर। अब लंबा यानी बड़ा और उदर का मतलब होता है पेट। अब ऐसे बहुत से लोग देखेंगे आप जो लंबोदर हो, ठीक है, परंतु क्या आप उन सभी लोगों को लंबोदर बोल दोगे? कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि ये लंबोदर यौगिक होने के बाद भी, दो शब्दों के मेल के बाद भी विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुका है। और विशेष अर्थ किसके? गणेश जी के रूप में रूढ़ हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये शब्द किस में जाएगा? योग रूढ़ शब्दों में ही जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और है, सु हंसी प्लस नी, और ये शब्द बनता है सुहासिनी। सुहासिनी बनता है, ठीक है। सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छी, हंसी हो गई नी पड़ते हैं, यानी सुंदर हंसी है जिसकी, उसे सुहासिनी कहते हैं। अब बहुत सी लड़कियां होंगी जिनकी बहुत ही खूबसूरत हंसी होगी। देखिए, सुंदरता का दूसरा नाम महिलाएं होती है, और कोमलता को सामान्यतः सौंदर्य का अर्थ दिया जाता है। क्या किसी भी महिला को आप ये उपाधि दे सकते हो? कभी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसे सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ भारती के रूप में रूढ़ कर दिया है। अपन गाते हैं ना, सुहासिनी सुमधुर वासिनी, तो सुहासिनी किसके लिए कहा जाता है? माँ सरस्वती के लिए कहा जाता है। तो ये उनके अर्थ में रूढ़ हो चुका है, और हमेशा ही सुहासिनी किसके लिए ही बोला जाएगा? उनके लिए ही बोला जाएगा। एक शब्द आपके सामने है गजानन, ठीक है। तो यहां पर गज और आनंद दो शब्द हैं, तो गज के समान आनंद। अब गज का मतलब होता है हाथी, हाथी के समान आनंद यदि किसी का भी है तो आप उसे गजानन कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि गजानन गणेश के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। चलो ये शब्द छोड़ो आप, क्योंकि गजानन अपने गणेश जी के अलावा कोई दिखाई भी नहीं देता। और देख लेते हैं, और शब्द देख लेते हैं। और कौन से देखें? देखिए, मान लो कि एक शब्द आपके सामने है दशानन, तो दश आनन, आप किसी का भी चित्र बनाओगे, 10 मुख लगा दोगे, उसे दशानन बोल दिया जाएगा क्या? दशानन सिर्फ और सिर्फ रावण के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? उस शब्द में दश और आनंद दो शब्दों का मेल होने के बाद भी, यौगिक होने के बाद भी, उसे क्या माना जाएगा? योग रूढ़ शब्द माना जाएगा। तो अपनों ने 3 प्रकार के शब्द देखे हैं, और तीनों प्रकार में रूढ़ मूल होंगे, ये दोनों यौगिक होंगे। ये जिस रूप में होगा उसी रूप में रहेगा, लेकिन ये एक विशेष अर्थ के रूप में जाएगा। अब यहां भी यदि आपको समझ में नहीं आई है तो एक चीज और बता देती हूं। देखिए, बहुब्रीहि समास आप पढ़ते हो, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे शब्दों में शब्दों का मेल होता है, और सभी के सभी किसी न किसी विशिष्ट अर्थ में जाते हैं। तो सभी के सभी किसी विशिष्ट अर्थ में जाते हैं, और योग रूढ़ शब्द की भी परिभाषा ये होती है, इसलिए वो योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी। अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।